Hello students, I am Ahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are very well. So after completing the classification of elements and periodicity in properties and S block and P block, now we are going to start a very fresh chapter of physical chemistry, which name is some basic concepts of chemistry. Okay, so हम लोग क्या देखेंगे, some basic concepts of chemistry. तो इसमें हम लोग बेसिकली ऐसे टॉपिक्स को देखेंगे, कुछ ऐसे टॉपिक्स देखेंगे जिसको ऑलरेडी हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं. ठीक है, उसके बाद हम लोग का मेन मोटिव इसमें रहेगा मूल कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना. ठीक है ना, बाकी हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को जल्दी जल्दी कवर करके आगे चले जाएंगे, है ना. सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो आपके 11th स्टैंडर्ड के लिए ज़रूरी है, वो सारे कॉन्सेप्ट को आपको समझना है. लेकिन हम लोग का मेन फोकस इस पर रहेगा मूल कॉन्सेप्ट को. मूल कॉन्सेप्ट में हम जो है आप लोगों को बहुत अच्छे से उसको बहुत ही लेंदी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे. ठीक है ना, काफ़ी लंबा लेक्चर होगा उसका, है ना. तो मोल कॉन्सेप्ट इसका एक पार्ट है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का एक पार्ट है मोल कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो जितना भी मतलब इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट अगर बोला जाए तो वो मोल कॉन्सेप्ट है. ठीक है ना, उसमें हम लोग काफ़ी चीज़ें देखेंगे, है ना. मोल कॉन्सेप्ट, मोल क्या होता है, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है. ठीक है ना, उसके आगे मैं एडवांस भी थोड़ा सा पढ़ा दूंगा जो नहीं छोड़ दिया जाता है, जैसे नॉर्मेलिटी हो गया, है ना. ये सब चीज़ें स्किप कर दी जाती हैं, लेकिन वो भी मैं कवर करा दूंगा. ठीक है ना, फिर इसमें आप लोग सीखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है. ठीक है ना, स्टोइकियोमेट्री क्या होती है. फिर उसके बाद आप लोग कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं लिमिट, जैसे मतलब काफ़ी ऐसे कॉन्सेप्ट हैं. स्टोइकियोमेट्री से आप कैसे जो है प्रोडक्ट बताएंगे कि अगर आपने a प्लस बी गिव्स अस C+D है, तो a इतना लिया है, इतना मोल, तो उसका वेट आप निकालेंगे, फिर इससे कितना प्रोडक्ट आपका बनेगा. मतलब ये सारी चीज़ें हम लोग मोल्स में सीखते हैं. ठीक है ना, उसके बाद हम लोग एक कॉन्सेप्ट आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो एम्पिरिकल फार्मूला. ठीक है ना, वो भी हम लोग सीखेंगे, है ना. तो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग छोटी छोटी चीज़ें कवर कर लेते हैं. मोल कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत ही लेंदी है और बहुत इंटरेस्टिंग है, सबसे इस चैप्टर की जान है. ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और जल्दी जल्दी इन चीज़ों को जो छोटी छोटी हैं कवर कर लेते हैं. ठीक है, इसमें आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि 9th में भी आप लोग ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं. ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11. तो सबसे पहले हम लोग अगर पूछें केमिस्ट्री क्या होती है, तो केमिस्ट्री बेसिकली क्या होती है बच्चों, इसको कई तरीके से डिफाइन किया जा सकता है. एक सिंपल सी डेफिनेशन बोला जाए तो स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैटर, इतना काफ़ी है. ठीक है ना, तो मैटर क्या होता है, व्हाट इज़ मैटर, एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर. तो मैटर जो होता है उसके पास कुछ मास होता है और वो कुछ जगह मतलब लेता है ना, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है. ठीक है ना, तो सर वॉल्यूम क्या होता है, तो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मैटर इज कॉल्ड वॉल्यूम, एंड एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर. तो थोड़ा सा डिफरेंस है बच्चों डेफिनेशन में, दोनों आप लोग समझ लीजिएगा. एक बार मैं और बोल दे रहा हूँ, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मैटर इज कॉल्ड वॉल्यूम. ओके, और एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर. ठीक है, मैटर और वॉल्यूम में थोड़ा सा डिफरेंस इस डेफिनेशन से आप लोगों को समझ में आ गई होगी. ठीक है ना, तो व्हाट इज मैटर, जो कि जगह लेता हो और उसके पास कुछ मास हो अपना. ठीक है ना, मास क्या होता है बच्चों, ये भी मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, फिजिक्स के टर्म में है ये. मास कुछ नहीं है बच्चों, ये एनर्जी का ही इसको एनर्जी से ही डिफाइन कर सकते हैं. जैसे एनर्जी के अंदर क्या आता है, एक तो रेडिएशन आएगी, दूसरी तरफ क्या होता है, मैटर आता है. मैटर में क्या आएगा, मास होगा प्लस चार्ज होगा. ठीक है ना, किसी भी मैटर के पास मतलब जो भी मैटर कहलाएगा उसके पास अपना मास होगा, और जहाँ भी मास होगा उसके पास अपना चार्ज होगा. तो चार्ज जो होता है बच्चों, ये कहीं अलग से नहीं आता है, ये किसी भी मैटर की अपनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि जिस भी चीज़ के पास मास होगा उसके पास उसका क्या होगा, चार्ज भी होगा. ठीक है ना, वो उसका जो है खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसी भी मैटर की. चलिए, केमिस्ट्री में हम लोग को क्या स्टडी करनी है, कंपोजिशन ऑफ मैटर हम लोग को बेसिकली देखना है. ठीक है ना, इसकी डेफिनेशन बहुत सी बना सकते हैं आप लोग, डेफिनेशन से कोई बहुत ज़्यादा खासा मतलब नहीं है. फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है. फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग क्या डील करेंगे, जैसे फोर्सेज वगैरह के बारे में डील करेंगे, है ना. तो फोर्सेज वगैरह हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, तो इसमें फोर्सेज वगैरह की अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो सब किस में आएगा, फिजिकल केमिस्ट्री में. ठीक है ना, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए. ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक तो आपने पढ़ लिया है कुछ, और केमिकल बॉन्डिंग अभी आपका इनऑर्गेनिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बचा हुआ है. ठीक है, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग बेसिकली 11th में आप लोग को हाइड्रोकार्बन पढ़ने हैं, और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है मेनली आपको 12th में बहुत ही एलाबोरेट में पढ़ना रहता है.
ठीक है। तो हम लोग को 3 ब्रांच बेसिकली देखना है। अभी 12th स्टैंडर्ड तक यही 3 ब्रांच चलेगी केमिस्ट्री की। आगे चल के आपको और भी ब्रांचेस बढ़ जाएगी, जिस पे हम लोग अभी बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ 3 पे हमारा फोकस होगा, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए, वी हैव मेनली 3 टाइप्स ऑफ मैटर। हमारे पास 3 तरह के मेनली मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। और 9th में हम लोग ये भी पढ़े थे कि एक और तरह का मैटर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा स्टेट, है ना। और एक क्या होता है, बोस एंड आइंस्टीन कंडेंसेट। ये भी हम लोग अलग से 9th में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, उसके बारे में यहाँ भी डिस्कस 11th लेवल पे नहीं करना है, ठीक है। हम लोग को इसमें भी क्या देखना है, बस मेनली सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में। तो मैं आप लोग पहले से ही बहुत जानते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में, तो थोड़ा सा डिस्कस करके आगे बढ़ जाएंगे। सॉलिड क्या होता है, फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं ना, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनके इंडिविजुअल जो एटम से या मॉलिक्यूल से ये सॉलिड बना होगा, उसके जो इंडिविजुअल एटम या मॉलिक्यूल होंगे उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से इसके पार्टिकल्स काफ़ी क्लोज हो जाएंगे, है ना। इनमें वाइड जो होती है बहुत कम होती है, इसलिए ये नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, इनको और दबाया नहीं जा सकता। दबा करके आप कंप्रेस करना चाहें तो नहीं होगा। तो ऐसा आपने देखा होगा कि लोहार की दुकान पे लोहार लोहे को मारता है और वो क्या होता है, थोड़ा दब जाता है। तो बच्चों, वो दबना अलग चीज़ है, आप उसका वॉल्यूम नहीं कम कर सकते। एक जगह से दबेगा तो दूसरे जगह से फूल जाएगा, है ना। तो वो उसकी मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी जो होती है वो अलग चीज़ है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि कंप्रेस नहीं होगा, है ना, किसी चीज़ को छोटा कर दें। जैसे फॉर्म है, फॉर्म को हमने दबा दिया, छोटा हो जाता है ना फॉर्म, उस तरीके से कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड की नहीं होती है। अगर होती भी है तो बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में, बहुत कम, है ना, जिसको आप लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बोला जाता है कि ये क्लोजली पैक्ड होते हैं और नॉन कंप्रेसिबल होते हैं सॉलिड, ठीक है ना। और आगे क्या है, जो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड होते हैं, जिस भी मैटर से ये सॉलिड बना होगा, जिस भी पार्टिकल से बना होगा, वो मूव नहीं कर सकते हैं। मूव नहीं करने का मतलब क्या है, जैसे आप लिक्विड देखोगे तो एक जगह से दूसरे जगह तक रिलेटिव रैंडम मोशन करता है, ठीक है ना। और गैसेस भी करते हैं रैंडम मोशन, है ना। लेकिन क्या है, सॉलिड रैंडम मोशन नहीं करता है, अपनी ही मीन पोजीशन से क्या करता है, वाइब्रेट करता है, ठीक है ना। ये सॉलिड रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं, है ना। रिजिड मतलब कठोर होगा, हार्ड मतलब ये सब क्या है, मजबूत होगा और बहुत ही कठोर होगा, है ना। चलिए, ये सब बातें हो गई सॉलिड की, ठीक है। आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके उतने मतलब का नहीं है बच्चों, ठीक है। बस इतना ही काफ़ी है। चलिए, लिक्विड के बारे में बात कर लेते हैं। फिक्स वॉल्यूम बट नॉट फिक्स शेप। इसका वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स होता है सॉलिड का। लिक्विड का फिक्स वॉल्यूम होता है लेकिन शेप नहीं होता, जिस भी कंटेनर में रखेंगे उसी का शेप ये ले लेता है। तो अभी आप कहेंगे बच्चों कि सर शुगर तो सॉलिड होता है और उसको भी जिस कंटेनर में रखते हैं तो उसका वो शेप ले लेता है। तो आप बच्चों उससे आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। शुगर का एक पार्टिकल लीजिए, उसको आप जो शेप देना चाहें वो शेप में नहीं आएगा वो, है ना। आप उसको दबा करके शेप बदल नहीं सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। लेकिन लिक्विड क्या है, जिस भी कंटेनर में रखेंगे, थोड़ा सा लीजिए या ज़्यादा लीजिए, वो अपने आप को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेगा, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर क्लोजली पैक्ड बट नॉट एज मच एज इन सॉलिड। क्लोजली पैक्ड तो होते हैं लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं लिक्विड के, वो क्लोजली पैक होते हैं, लेकिन इतना नहीं होते हैं जितना सॉलिड होता है। सॉलिड के पार्टिकल ज़्यादा पास होंगे, लिक्विड के थोड़ा सा उससे दूर होंगे, लेकिन होंगे तब भी पास होंगे। गैसेस के कंपैरिजन में लिक्विड के पार्टिकल्स काफ़ी क्लोज होंगे, ठीक है ना। ये भी नॉन कंप्रेसिबल होता है, ठीक है। लिक्विड को भी बहुत ज़्यादा नहीं दबाया जा सकता, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में इसको भी किया जा सकता है। सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा किया जा सकता है कंप्रेस, लेकिन इसको भी नॉन कंप्रेसिबल माना जाता है, ठीक है। नॉन कंप्रेसिबल कौन कौन से हो गए, सॉलिड हो गए और लिक्विड हो गए, ठीक है। इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, थोड़ा सा सॉलिड से दूर दूर होंगे और एक दूसरे के रिलेटिव रैंडम मोशन करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड कैन मूव वेरी फास्ट। तो हम लोग 11th में डिफ्यूज़न फिनोमेनन देखे थे, ब्रनियन मोशन। ब्रनियन मोशन में क्या हो रहा था, जब हम लोग छोटे छोटे क्या मतलब क्रिस्टल्स डाल रहे थे पोटेशियम परमैंगनेट के, तो उसको हम देख रहे थे वाटर में बहुत जल्दी से वो क्या दे रहा था, अपना पर्पल कलर दे रहा था, है ना। तो वो बहुत तेज़ी से मूव करता है, इसलिए पूरे थ्रू आउट द सोल्यूशन वो क्या हो जा रहा था, यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जा रहा था, ठीक है। तो 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड कैन मूव वेरी फास्ट, बहुत तेज़ी से मूव करते हैं ये, ठीक है ना। इनमें जो लिक्विड्स होते हैं उसमें ब्रनियन मोशन बहुत फास्ट होता है, ब्रनियन मोशन सॉलिड में नहीं होता है ऐसा अभी के लिए जान लीजिए, नहीं होता है, ठीक है ना। ब्रनियन मोशन क्या होता है, जिगजैग मोशन, रैंडम मोशन एकदम, ठीक है ना। ऐसे समझिए, जैसे ये पार्टिकल है तो यहाँ चला जाए, यहाँ चला जाए, यहाँ चला जाए, कहीं भी चला जाए, है ना, कहीं भी कंटेनर में जाकर के हिट करे, ऐसे जा करके। तो ये वाला मोशन जो होता है वो लिक्विड में होता है, सॉलिड में नहीं होता। सॉलिड में क्या होता है, अपनी ही मीन पोजीशन पे क्या करेगा, पार्टिकल्स वाइब्रेट करेगा, ठीक है ना। चलिए,
और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स भी बोलते हैं। लिक्विड को हम लोग फ्लूइड्स भी बोलते हैं। फ्लूइड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फ्लो कर सकता है। एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड्स। तो गैसेस क्या फ्लूइड्स होते हैं बच्चों? आप लोग सोचिए 1 मिनट के लिए, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ, गैस के बारे में आ जाते हैं। चलिए, गैस नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। इसका शेप भी फिक्स्ड नहीं होता है ना, कहीं भी रखेंगे उसी का शेप ले लेगा। किसी भी कंटेनर में रखिए गैस तो उसी का शेप ले लेगा। वॉल्यूम क्या है, बड़े कंटेनर में रखेंगे तो इसका वॉल्यूम पूरे का ले लेगा। मान लीजिए आपने 1 मोल गैस ली, उसको 22.4 लीटर आपने किसी कंटेनर में रखा तो वो 22.4 लीटर ले लेगा। आपने 1 लीटर के कंटेनर में रखा तो 1 लीटर का वो वॉल्यूम ले लेगा। यानी कि ये कंप्रेसिबल है, इसका शेप फिक्स नहीं है, ठीक है ना। वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, वॉल्यूम भी घटा बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये कंप्रेसिबल है, इसलिए वॉल्यूम घटता बढ़ता है। जैसे ही वॉल्यूम कम करेंगे डेंसिटी बढ़ जाएगी गैस की, ठीक है ना। चलिए, पार्टिकल्स ऑफ गैसेज आर नॉट क्लोजली पैक्ड। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं, है ना। ये कहने के बजाय कहा जाए कि बहुत ही ज़्यादा मतलब दूर दूर पे होते हैं, ठीक है। जैसे ऐसे समझा देते हैं, तो जो सॉलिड के पार्टिकल होंगे वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड होंगे, ठीक है ना बच्चों। अब इसमें भी 2 कैटेगरी आती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड, जिसको आप लोग 12th का ये पार्ट था, ठीक है। ये सॉलिड के पार्टिकल हो गए, ठीक है। ये लिक्विड के पार्टिकल हो गए, ठीक है। और ये गैस के पार्टिकल हो गए, ठीक है। तो ये तो क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक जा नहीं सकते हैं, ये अपनी ही पोजीशन पे क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। ये लिक्विड के पार्टिकल क्या करेंगे, कंटेनर में जिगजैग मोशन कर सकते हैं, यानी ब्रनियन मोशन कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत फास्ट मूव करते हैं, इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है सॉलिड से ज़्यादा। सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी सबसे कम, लिक्विड की उससे ज़्यादा, और गैसेस की सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। और गैसेस में पार्टिकल सबसे फास्ट मूव करते हैं, ठीक है ना। सबसे फास्ट कंटेनर पे गैसेस के पार्टिकल हिट करते हैं, ठीक है। इनके पास सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। जिसके पास जितनी काइनेटिक एनर्जी वो उतनी तेजी से मूव कर सकता है, तो गैसेस के पास सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। आप लोग आगे जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए रहने दीजिए, अभी उसमें मैं ज़्यादा आप लोगों को परेशान नहीं करूँगा। बस इतना जान लीजिए कि गैस जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वो अपनी जगह पर वाइब्रेट करते हैं, लिक्विड के पार्टिकल रिलेटिव रैंडम मोशन करते हैं, और सबसे फास्ट मोशन कौन करते हैं, गैसेस के पार्टिकल करते हैं। ये चीज़ें कंफर्म होनी चाहिए, और इसके पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं गैसेस के, और ये कंप्रेसिबल होता है, ठीक है। बहुत जल्दी मैं चलूँगा बच्चों, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, इस पर मैं टाइम नहीं दूंगा। मेरा मेन फोकस किस पे रहेगा, जब मैं मूल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूँगा वो समझाऊंगा। सिग्निफिकेंट फिगर थोड़ा सा समझा दूंगा, क्योंकि आप लोग 11th में फिजिक्स में भी इसको पढ़ते हैं, है ना। और जो भी चीज़ें मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगेगी उस पर मैं ज़्यादा टाइम दूंगा, और जो मुझे लगेगा कि सिंपल है उसको मैं जल्दी ऐसे ही पढ़ा करके आगे चला जाऊँगा। इतने सभी लोग समझदार होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हाईली कंप्रेसिबल होता है कौन, गैसेस के पार्टिकल, और क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा, द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस कैन मूव एंड गैसेस आर फ्लूइड्स। तो आपको भी मैंने पूछा था कि क्या गैसेस फ्लूइड्स होते हैं। हाँ, एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड्स। तो गैसेस भी क्या होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो, स्टडी हम लोग करते हैं मैटर के बारे में, तो अगर माइक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर किया जाए तो बल्क में, मतलब अगर बल्क में बात करें, मैटर को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक प्योर सब्सटेंस और एक मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस में क्या आता है, एलिमेंट्स आता है और कंपाउंड होता है। एलिमेंट्स क्या होता है, विच मतलब जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के एटम से बना हो। जैसे देखिए हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन मिल करके हाइड्रोजन एटम मतलब मॉलिक्यूल देता है, इसको एलिमेंट बोलेंगे। ऑक्सीजन एलिमेंट, नाइट्रोजन एलिमेंट, है ना, क्लोरीन एलिमेंट, फ्लोरीन, आयोडीन, आयरन, गोल्ड, है ना, सिल्वर, सल्फर, है ना, जो भी होगा अपने एक ही एटम से मिल करके बना हो, भले ही वो जॉइंट हो गया हो, जुड़ गया हो, ठीक है ना, मॉलिक्यूल बना लिया हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। कंपाउंड क्या होता है, जो 2 अलग अलग एटम से मिलकर के बना हो, या 2 से ज़्यादा अलग एलिमेंट से मिलकर के बना हो। जैसे इसमें देखिए वाटर में 2 तरह के एलिमेंट है ना, 2 तरह के एटम्स हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी 2 तरह के जो है एटम्स हैं। H2SO4 में 3 तरह के एटम है ना, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा तरह के आपको एटम्स दिख जाएँ वो क्या होता है, कंपाउंड होता है। जिसमें एक ही तरह के एटम्स दिखें वो क्या होता है, एलिमेंट्स होता है। और मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर को 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस ये 9th में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। बस ये सिंपली समझ लीजिए कि जो पूरी तरीके से घुल जाए उसको होमोजीनियस कहते हैं, है ना। और हेट्रोजीनियस मतलब जिसको हम लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं वो हेट्रोजीनियस हो जाता है। तो होमोजीनियस का क्या एग्जांपल है, इसकी डेफिनेशन होती है बच्चों, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं लिखाया है, ठीक है ना। आप लोग अपनी बुक में, साइड बुक में देख लीजिएगा, अगर आपको पढ़ना होगा तो काफ़ी कुछ मिलेगा उसमें, ठीक है ना। मैं समझाने भर का आप लोगों को लिखा हूँ। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, जैसे NaCl को आपने वाटर में डाल दिया तो वो डिज़ोल्व हो जाता है पूरी तरीके से। अगर डिज़ोल्व हो गया, है ना, और उसमें आप देख करके ये ना बता पाएँ कि ये नमक मिला हुआ है इसमें, है
है ना। और उसको फिजिकल मेथड से आपने डायरेक्टली मतलब ऐसा नहीं किया कि नमक का चलो घोल दिए अब लाओ उठा लें निकाल लें, ऐसे नहीं होता ना बच्चों। शुगर को आपने पानी में डाला, उसको भी निकालना चाहेंगे नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो NaCl प्लस वाटर का जो सोल्यूशन बनेगा वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा, और शुगर और वाटर का जो सोल्यूशन बनेगा उसको भी हम लोग होमोजीनियस कहेंगे। इसके कई मतलब काफ़ी एग्जांपल्स हो सकते हैं ऐसी चीज़ जो कि डिज़ोल्व हो जाए, ठीक है। जैसे हम लोग 10th में एक रिएक्शन पढ़ते आए हैं, तो जाने दीजिए, आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। वो रिएक्शन में क्या होता था, CaO को रिएक्ट करा देते थे वाटर से, तो CaOH का होल ट्वाइस बन जाता था, है ना, जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जिस पे से पास करते थे, है ना, तो वो CaCO3 में बन जाता था, बदल जाता था और मिल्कीनेस आ जाती थी। फिर उसमें CO2 और एक्सेस में पास कर देते थे तो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती थी। तो मिल्कीनेस डिसअपियर क्यों होती थी, क्योंकि CaHCO3 का फॉर्मेशन होता था कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट और वाटर का भी जो मिक्सचर होगा वो क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये सब बातें आप लोग समझ रहे होंगे, जो भूल गया वो होमोजीनियस मिक्सचर की कैटेगरी में आ गया। हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ईजिली सेपरेटेड हो जाता है, मतलब इसको ईजिली सेपरेट नहीं कर सकते हैं होमोजीनियस मिक्सचर को, और हेटेरोजीनियस मिक्सचर को क्या करते हैं, ईजिली सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है ना, फिजिकल मेथड से, बाय फिजिकल सेपरेशन, ठीक है ना। जैसे सैंड और वाटर हो गया, आप सैंड को बालू को डाल दीजिए पानी में तो बालू नीचे बैठ जाएगा और पानी जो है आपका ऊपर रहेगा। सॉइल एंड H2O, तो सॉइल नीचे बैठ जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है, जानते हैं। अब भूल भी जाएगा कुछ, लेकिन वो दिखेगा, जो सॉइल का पार्टिकल है वो वाटर में दिखेगा। नमकीन आपने खाई होगी, जैसे नमकीन एक से एक खाए होंगे मतलब बहुत सारी नमकीनें आपने खाई होगी, तो उसमें कुछ ऐसे होते हैं जिसमें काजू हो, बादाम हो, है ना, थोड़ा बहुत उसमें और भी इंग्रेडिएंट्स हो, नमक हो, आलू भुजिया हो, है ना। तो आप अलग अलग कर सकते ही नहीं। आपने एक प्याली नमकीन ली, उसमें जब भी आप एक चम्मच से निकालेंगे तो किसी में मूंगफली का दाना ज़्यादा आएगा, किसी में कम आएगा, किसी में वो रोड़ा टाइप का जो होता है वो ज़्यादा आएगा, किसी में बादाम आ जाएगा एक आध, किसी में काजू आ जाएगा। बार बार आप चम्मच से उठाइए तो अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। तो अलग अलग चीज़ें मिलना मतलब थ्रू आउट द सोल्यूशन अगर यूनिफॉर्मिटी नहीं है तो वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर का क्या है, एग्जाम्पल है। जैसे सॉइल और वाटर हमने बोला, नमकीन हो गया, फिर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट का जो होता है अगर पानी में डालेंगे तो वाइट वाइट दिखेगा, है ना, वो घुलेगा नहीं। तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर क्या है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। चलिए बच्चों, जल्दी जल्दी ऐसे ही कवर करना है, और एक दो लेक्चर आप लोग बेसिक्स जो है थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, उसके बाद आप लोग का इंटरेस्टिंग पार्ट जो हमको मेनली पढ़ाना है एकदम, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। मतलब उसको हम लोग सिर्फ 11th लेवल को सोच के नहीं पढ़ेंगे, उसको मैं बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊँगा और बहुत ही डीप पढ़ाऊँगा, ठीक है ना, एकदम। आप लोग बस कॉन्स्टेंटली देखिए लेक्चर को, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ एंड मेजरमेंट्स ऑफ मैटर, तो हम लोग थोड़ा सा ये भी पढ़ लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है मैटर की, मेजरमेंट्स क्या होते हैं ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, जैसे किसी मैटर का प्रॉपर्टी देख के हम बताते हैं उसका कलर क्या है, टेस्ट करके बता सकते हैं, है ना, कि खट्टा है, मीठा है, कैसा है, ऑर्डर क्या है, स्मेल क्या है ना, पंजेंट स्मेल है, रॉटन एग स्मेल है, किस तरीके का है। तो मैटर को हम लोग बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टी जो है देख करके या टेस्ट करके इस तरीके से भी बताते हैं। और दूसरा क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है मैटर की, दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, मेनली इस तरह के हम लोग स्टडी करेंगे, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और एक केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग बताएंगे मैटर का जब भी कोई कंपाउंड बनेगा तो उसका टेस्ट कैसा होगा, कलर कैसा होगा, है ना, और क्या है, स्मेल कैसी होगी, है ना। और जब भी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे तो एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है ना, इस तरीके की बातें करेंगे, ठीक है ना। फॉर मेजरमेंट ऑफ मैटर, मैटर को मेज़र करने के लिए आप लोग फिजिक्स में सब पढ़ेंगे, इसलिए मैंने इसको बहुत इलेबोरेट में नहीं किया बच्चों, है ना। तो मेजरमेंट ऑफ मैटर कैसे करते हैं, नंबर देते हैं और यूनिट देते हैं। जैसे आपसे कहें जाओ 5 जो है चावल लेते आओ, तो आप जाएंगे 5 चावल लेने, तो क्या कहेंगे, 5 दाना दे दीजिए, 5 लीटर दे दीजिए, 5 kg दे दीजिए या 5 ग्राम दे दीजिए, क्या दे दीजिए, तो मैं बोलूँगा 5 किलोग्राम दे दीजिए। तो नंबर और यूनिट दोनों की ज़रूरत पड़ती है। 10 दे दीजिए, 10 दूध दे दीजिए, 10 मिल्क दे दीजिए, 10 क्या मिल्क दे दीजिए, 10 लीटर मिल्क दे दीजिए। 5 केले दे दीजिए, तो 5 केले से तो केला समझ में आ जाएगा 5 केला, लेकिन ऐसे 5 केला जो है मांगना ठीक नहीं है, मतलब डजन में वहाँ पे हम लोग बात करते हैं। तो नंबर प्लस यूनिट मिल करके ही हम लोग मेजरमेंट कर लेते हैं किसी भी मैटर की, ठीक है ना। तो अब देखिए इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, SI यूनिट जो होती है 1875 में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट में। अब इसकी लैंग्वेज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी बच्चों, इसको सिंपल में ऐसे ही बोलते हैं, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स। इसमें क्या हुआ कि आप लोगों ने ऐसा हुआ कि बैठक हुई, बैठक में ये डिसाइड हुआ कि 7 फंडामेंटल पार्टिकल्स होंगे, उनका कुछ सिंबल होगा, उनका कुछ नेम होगा SI यूनिट में, है ना, और उस SI यूनिट की क्या होगी, कुछ सिंबल होगा उसका भी। तो ये 7 फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या थे, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, पार्टिकल नहीं, सॉरी,
फंडामेंटल क्वांटिटी क्या थी। क्वांटिटी कहना अलग बात है और पार्टिकल कहना अलग बात हो जाती है बच्चों। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, जो कि किसी दूसरे पे डिपेंड ना करे। जैसे मास है ना, जब आज से ऐसे समझिए, आज से मान लीजिए 200-250 साल पहले अगर साइंस स्टार्ट हुआ होगा, स्टडी होना, तो किसी साइंटिस्ट ने ऐसे ही सोचा होगा कि ऐसे एक कोई टुकड़ा लाया होगा और देखा होगा कि उसका जो है कुछ लेंथ है, चलिए मास से नहीं समझाते हैं, लेंथ से समझाते हैं, कुछ लेंथ है, तो उसको इतना हाथ खोलना पड़ रहा है इतने बड़े मैटर को पकड़ने के लिए। फिर उसने कोई बड़ा सा पार्टिकल लाया होगा, बड़ा सा मैटर लाया होगा, उसको ऐसे पकड़ने के लिए उसको ज़्यादा अपना हाथ खोलना पड़ा, है ना, और बड़ा लाया होगा उसको और हाथ खोलना पड़ रहा है। मतलब देख रहा है कि जितनी भी चीज़ें हम ला रहे हैं उसका साइज जो कुछ है, तो उस समय ये सब टर्म नहीं चलता रहा होगा, है ना। साइंस जब स्टडी हुआ, स्टार्ट हुआ, तो उस समय ऐसे ही पढ़ा गया, ऐसे ही समझा उसने। तो सोचा कि ये क्या चीज़ है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या नाम दे, तो उसने लेंथ दे दिया ना, कि भाई जो ये वाली स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रही है, जिसके लिए हमको हाथ किसी सामान के लिए इतना खोलना पड़ रहा है, किसी के लिए बड़ा, किसी के लिए बहुत बड़ा, तो उसको उसने क्या नाम दिया, लेंथ। और लेंथ देखा कि ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। अभी ये समझेंगे आप। दूसरी उसने प्रॉपर्टी देखी कि जब ये इतना छोटा वाला चीज़ ला रहा है तो उसके हाथ को कुछ दबा रहा, वो थोड़ा सा प्रेशर लग रहा है उस पर, ठीक है ना। वो बड़ी वाली चीज़ ला रहा तो और दबा रहा है, उससे बड़ी चीज़ ला रहा तो और दबा रहा है, ठीक है ना, और बड़ी चीज़ ला रहा तो और दबा रहा है। तो उसने सोचा कि मास और लेंथ अलग अलग चीज़ नहीं है, ये दोनों एक ही से रिलेटेड है। फिर उसने क्या किया, एक बड़ा सा फॉर्म लाया। उसने देखा कि जो लोहे का इतना बड़ा सा पीस है वो ज़्यादा दबा रहा है और फॉर्म का इतना बड़ा चीज़ है वो तो कम दबा रहा है। तो इसका मतलब लेंथ और मास का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। पहले तो ये लगा कि लेंथ और मास का कुछ रिलेशन है, क्योंकि चीज़ें बड़ी हो रही हैं तो भारी हो जा रही हैं, लेकिन बाद में ये देखा गया कि लेंथ का मास से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए मास भी क्या होगी, एक फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई, ठीक है ना। तीसरा क्या देखा, जैसे आपसे मैं कहूँ कि जाइए और 2 घंटे बाद मुझे ये वर्क करके दिखाइएगा, फिर आपसे मैं पूछूँ बताओ कितना वेट है और कितना लेंथ है, तो आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई। तो यही बात है बच्चों कि जो टाइम होता है ये भी मास और वेट से इंडिपेंडेंट होता है, ये अलग क्वांटिटी है, इसलिए इसको फंडामेंटल क्वांटिटी बोला जाता है। तीसरा टेम्परेचर, जैसे आज मैं बोलूँ बहुत गर्मी है, कल बोलूँ अरे आज तो बहुत ठंडा है, परसों बोलूँ आज तो मौसम बहुत सुहाना है, तो इस तरीके की बातें करें और फिर पूछें कि बताओ इसका मास कितना है, लेंथ कितना और टाइम कितना हुआ, तो कहोगे सर आप जो है टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें कैसे बताएं। तो ऐसी ही चीज़ जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होती है उसी को फंडामेंटल क्वांटिटी कहा जाता है। अब आप लोग समझ चुके होंगे। इसी तरीके से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी होता है, इसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजरमेंट के लिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूज़ करते हैं, जिसका सिंबल एन होता है और इसकी जो है एसआई यूनिट मोल होती है, और इसका सिंबल जो होता है यूनिट के लिए जब हम लिखते हैं तो मोल लिखते हैं, है ना। ये मोल में ई है और इस मोल में ई नहीं है। इसको जब हम आगे समझेंगे तो और डीप आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, घबराइएगा नहीं बच्चों, ठीक है ना। ये क्या लिखा है इस सबसे अभी बहुत मतलब नहीं, बस मैं जितना बता रहा हूँ उससे समझते जाइए, देखते जाइए, नहीं समझ में आए तो छोड़ते जाइए, ठीक है। जितना समझ जा रहा हूँ उतना बहुत है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5। छठी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो है ये किसी पे डिपेंड नहीं करती है, मास लेंथ टाइम टेम्परेचर ये सब चीज़ पे से इंडिपेंडेंट है, इससे नहीं बनी है, मतलब इससे डिराइव नहीं हुई है क्वांटिटी। मास लेंथ टाइम टेम्परेचर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से अगर डिराइव नहीं हुआ तो वो अलग फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, इसका जो है एसआई यूनिट है एम्पियर है और एम्पियर का जो सिंबल है वो ए है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसको हम लोग आईवी से डिनोट करते हैं, सिंबल इसका कैंडेला, इसका जो है एसआई यूनिट होता है और सीडी इसका सिंबल होता है इसकी यूनिट का। तो ठीक है बच्चों, अभी आप पूछेंगे सर तो क्या वॉल्यूम वगैरह जो है ये क्या फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, तो बच्चों नहीं है। आप ऐसे देखिए, जैसे मान लीजिए ये रूम है, रूम में आपके पास क्या होगा, कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होगा, है ना। तो ये 4 वाल है अंदर से। अब देखिए बेसिकली बच्चों ये क्या होता है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये क्या है, हाइट है। तो लेंथ बच्चों क्या होता है, बेसिकली लेंथ तो लेंथ ही है। ब्रेथ क्या होता है, ब्रेथ भी तो लेंथ ही है एक तरीके से, और हाइट भी क्या है, ये भी तो लेंथ है। यानी कि जो L × B × H हम लोग पढ़ते आ रहे हैं यही तो वॉल्यूम होता है, और लेंथ जो है वो तो लेंथ है ही। ब्रेथ भी लेंथ है, इसका कुछ और वैल्यू होगी, और हाइट भी लेंथ है, यानी कि जो लेंथ का क्यूब है वही वॉल्यूम है। इसका मतलब जो वॉल्यूम है वो लेंथ पे डिपेंडेंट है, इसलिए ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। अब क्लियर हो गया होगा आपको कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है बच्चों, इसको पढ़ाने के लिए मैं 1 घंटा अलग से लेक्चर दे दूँ, लेकिन क्या फ़ायदा होगा, आप लोग फिजिक्स में इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोगों को बहुत बेसिक सी बात करनी है, थोड़ा सा और है। देखिए
एक चीज़ और यूज़ करते हैं हम लोग हमेशा, केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो थोड़ी बहुत यूज होगी, है ना, जैसे प्रीफिक्स यूज इन एसआई यूनिट। अब हमको जैसे मोल में पूछेगा क्वेश्चन, फिर मिली मोल में पूछ लेगा, ठीक है ना, इस तरीके का क्वेश्चन बना मतलब एग्जामिनर बना सकता है। तो उसके लिए हम लोग को प्रीफिक्स आना चाहिए। तो क्या होता है बच्चों, 10⁻⁻12 को पीको बोलते हैं। अच्छा ये क्या है पहले तो ये जान लीजिए। 10⁻⁻1 को डेसी बोलते हैं, 10⁻1 को डेका बोलते हैं, 10⁻2 को हेक्टो बोलते हैं। तो इन सबों का तो उतना ज़्यादा यूज नहीं है। इधर देखिए, बताएंगे समझाएंगे सब कुछ। देखिए 10⁻⁻1 के लिखने का मतलब क्या है, 10⁻⁻1 इसको क्या बोलते हैं बच्चों, डेसी, यानी अगर हम मीटर लगाते हैं तो डेसी मीटर हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, 1 मीटर का 1/10वां भाग। डेसी का मतलब क्या है, ये प्रीफिक्स है, और मीटर के पहले लग गया तो 1/10 मीटर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर हमने बोल दिया सेंटीमीटर, सिर्फ सेंटी बोलेंगे तो सेंटी का मतलब कितना होता है, 10⁻⁻2। अगर सेंटीमीटर बोल दिया तो क्या लग जाएगा, सेंटी की जगह ये आ जाएगा, मीटर की जगह आ जाएगा, यानी 1 मीटर का 100वां भाग, है ना। 1 मीटर को 100 भाग में बांट दीजिए, उसको क्या बोलते हैं, 1 सेंटीमीटर बोलते हैं, ठीक है। सेंटी समझ गए होंगे। मिली क्या होता है, मिली होता है 10⁻³ अगर मिलीमीटर बोल दें तो यहाँ मीटर लगाना पड़ेगा, यानी 1 मीटर का 1000वां भाग क्या होता है, मिलीमीटर होता है। उसी तरीके से 1 मीटर का 10⁻6 यानी 10 लाखवां भाग क्या होगा, जो भी हो, 10⁻6 कितना होता है बच्चों, देखिए 5 6 हाँ 10 लाखवां भाग जो होता है 1 मीटर का, उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो बोलते हैं, ठीक है ना। और 10⁹ यानी कि 1 मिलियन के बाद 1 बिलियन हो गया। 1 बिलियन, 1 मीटर को 1 बिलियन पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो वो छोटा सा टुकड़ा जो मिलेगा हमको, छोटी सी लेंथ, उसको हम क्या बनेंगे, 1 नैनोमीटर। एक होता है पीको, पीको जो होता है 10⁻12, है ना, मिलियन के बाद बिलियन आएगा। तो 1 बिलियन पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए, किसको, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया 1 मीटर को, तो वो जो छोटा सा पार्ट मिलेगा जो कि हमको आँख से दिखेगा ही नहीं, ये सब हमको आँख से नहीं दिखेंगे इतना छोटा करने के बाद, तो उसको क्या बोलते हैं, पीको बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो पीको का मतलब समझ गए होंगे। एक और यूनिट आपकी यूज होती है एंगस्ट्रॉम, 10⁻⁻10 को हम लोग बोलते हैं एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। उसको इसमें नहीं इंक्लूड किया हूँ, आप लोग जो है समझ सकते हैं। तो 10⁻1 को डेका बोलते हैं, 10⁻2 को हेक्टो बोलते हैं, 10⁻3 10⁻1 का मतलब 10, 10⁻2 का मतलब 100, 10⁻3 का मतलब 1000 को किलो बोलते हैं, उसको के से डिनोट करते हैं। यहाँ सिंबल भी लिख दिया हूँ, इसको मैं बहुत ज़्यादा अब परेशान आप लोगों को नहीं करूँगा। आप लोगों के बेसिकली यूज़ क्या है, पीको आप लोग समझना चाहिए, आप लोगों को नैनो समझ में आना चाहिए, माइक्रो समझ में आना चाहिए, मिली, सेंटी, डेसी, ये चीज़ तो हर हाल में आपको केमिस्ट्री में समझ में आनी चाहिए, क्योंकि उसके लेंथ वगैरह की बात जब भी एटम मॉलिक्यूल की करेंगे या उसकी मेजरमेंट की वेट की बात करेंगे तो ये सारे प्रीफिक्सेस आपको समझ में आनी चाहिए। ये सब बड़े लेवल पे होता है, केमिस्ट्री में हम लोग इसका ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, ठीक है बच्चों। करेंगे, हो सकता है एक आध जगह कहीं कर लें, लेकिन इन सबों का यूज फ्रिक्वेंटली होगा। तो मिली का और सेंटी का, डेसी का, पीको का, नैनो का और एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। और मास और वेट ये सब तो आप जानते ही हैं बच्चों, जानते ही हैं, तो इस पर भी मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी एंड इट इज़ कांस्टेंट। जो मास होता है, कितना मैटर किसी भी बॉडी में प्रेजेंट है, उसी को क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं, और ये कांस्टेंट होता है, मास बदलता नहीं है। अब आगे चल के फिजिक्स में पढ़ेंगे, किसी भी चीज़ की अगर स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसका मास में भी फ़र्क आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये सब हम लोग फिज़िक्स में पढ़ेंगे, ठीक है ना बेसिकली। चलिए वेट के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होइए, बस ये अभी के लिए समझिए कि जो मैटर में, किसी भी बॉडी में मैटर प्रेजेंट है, जितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है उसी को मास बोलते हैं, और जो कि कांस्टेंट होता है और कहीं भी कांस्टेंट होता है। आप अर्थ पे किसी चीज़ का मास अगर ले रहे हैं तो अर्थ पे उतना रहेगा, अगर आप मून पे चले जाइए तो भी मास उतना रहेगा, अगर आप सन पे, मतलब सन पे मत जाइएगा, मार्स पे चले जाइए तो वहाँ भी उतना ही वेट रहेगा, मतलब मास रहेगा, वेट नहीं। वेट अलग चीज़ होती है, मास अलग चीज़ होती है। वेट क्या होता है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बॉडी। जैसे वेट जनरली आप लोग अभी 2 kg वेट की बात करते हैं, 3 kg वेट की बात करते हैं, तो वेट क्या है बच्चों, ये बेसिकली मास नहीं है, ये क्या है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, इट चेंजेस अकॉर्डिंगली। तो अगर कहीं पे ग्रेविटेशनल फोर्स बदल रहा है तो वहाँ पे उसका वेट बदल जाता है, मास नहीं बदलता है। मास अगर मान लीजिए आपका ये 250 ग्राम यहाँ पे है, 200 ग्राम, तो आप अर्थ पे लीजिए इसका मास 200 ग्राम रहेगा, मून पे लीजिए 200 ग्राम रहेगा, या कहीं भी चले जाइए इसका मास नहीं बदलेगा, लेकिन वेट बदल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो भी होगी उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अर्थ की ग्रेविटी क्या होती है, अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, जो भी होता हो। चलिए ये चीज़ें आप लोग समझ गए, है ना। और रिमेंबर एसआई यूनिट क्या होती है, मान लीजिए एसआई यूनिट किसी चीज़ की है केजी, तो उसका कॉमन यूनिट क्या हो सकता है, ग्राम हो सकता है, कुंटल हो सकता है, टन हो सकता है ना,
जो भी आप मतलब ज़रूरत के हिसाब से प्रैक्टिकल यूनिट एक बना लेते हैं, उसी को कॉमन यूनिट बोलते हैं। अब हर जगह आपका किलोग्राम थोड़ी ना चलेगा। जैसे आप गए, आपने कहा 1 किलो सब्जी दे दो, तो ठीक है, समझ में आता है। आप गए सोने की दुकान पे, कहा 1 किलो हमको जो है हार दे दो, तो वो तो तुरंत ताकने लगेगा, आपको इनकम टैक्स को फ़ोन कर देगा। तो जहाँ पे जिस तरीके की ज़रूरत होती है उस तरीके का हम लोग यूनिट बना लेते हैं, ठीक है ना। अब जैसे हम लोग कोल फैक्ट्री में, कोल माइन वाला जहाँ पे माइनिंग होती है कोल की, वहाँ गए। अब वहाँ से तो बहुत ट्रक भर भर के कोयला जाता है। अब उसको हम कहेंगे कि 15,000 1712 किलो इस वाले उसमें आया है ट्रक में, दूसरे में 20,500 कुछ किलो आया है। तो ऐसे किलो में गिनते रहे तो हो गया काम। उसके लिए हमने क्या बना लिया, टन वाली गिनती बना ली, यानी 10 टन में ये ट्रक भर गया, 12 टन में ये ट्रक भर गया, मतलब आसान हो जाता है। प्रैक्टिकल यूनिट का यूज कहाँ करते हैं बच्चों, जब हम लोग को ज़रूरत होती है उस हिसाब से जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है हमारी, एसआई यूनिट होती है, उसी को डिराइव करके हम लोग अपनी प्रैक्टिकल यूनिट अकॉर्डिंगली बना लेते हैं। जैसे 100 किलो का 1 टन, एक हमने क्विंटल मान लिया। अब फल मंडी गए, कोई 95 किलो 96 किलो 97 किलो का बोरा रखा है। अब उसको हम लोग जोड़ें, अगर दिन भर में 500 बोरे बिका तो 95 97 98, एक तो अकाउंटेंट हमको चाहिए दिन भर जोड़ने के लिए। और हमने अगर 1 क्विंटल का 1 बोरा बना दिया, तो हमने 100 बोरे अगर सेल किए सब्जी मंडी में, तो मेरा कितना हो गया, 100 क्विंटल हो गया। तो क्विंटल को हम लोग अकॉर्डिंग अपने मतलब कन्वीनियंट के हिसाब से सेट कर लेते हैं, ठीक है ना। हम लोग नहीं, जो भी उसकी ज़रूरत होती है जिसे, उसको वो अपने हिसाब से बना लेता है, ठीक है ना। तो ये होता है कॉमन यूनिट या प्रैक्टिकल यूनिट। एसआई यूनिट समझ रहे हैं, एसआई यूनिट जो होता है ये स्टैंडर्ड सेट होता है, ये सारे देशों में एक होता है। जैसे मान लीजिए सिर्फ एक लैंग्वेज अगर चलती, मान लीजिए यहाँ पे एक अलग लैंग्वेज है, ठीक है, हम दूसरी लैंग्वेज नहीं जानते, सिर्फ हिंदी जानते हैं, और हमारे बगल वाला जो देश है वो सिर्फ अरबिक जानता, उसके बगल वाला सिर्फ इंग्लिश जानता, उसके बगल वाला सिर्फ वेस्ट इंडीज़ की लैंग्वेज जानता, तो हम लोगों को आपस में बात करने में बहुत दिक्कत होती है बच्चों, है ना। कुछ समझ नहीं पाते। पता चला अगर एक जगह से जहाज़ दूसरी जगह मुड़ना है तो बोलेगा यहाँ वाला हिंदी में कि जो है एरोप्लेन को राइट वर्ड लो, मतलब दाएं तरफ लो, तो वो कहेगा अरबिक वाला आइश फिल वलायातिन मुत्तहिदा, अजीब सी लैंग्वेज बोलेगा। तो फिर वेस्ट इंडीज़ वाला अजीब सी फिर बोलेगा, मतलब एक सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा। तो उससे क्या होगा कि एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये तो समझाने के लिए बात हो गई, ये एक हाइपरबोलिक चीज़ थी, है ना, इसका कोई संबंध नहीं है। बस ये समझिए कि एक दूसरे से समन्वय बनाने के लिए हमको लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो एक कॉमन लैंग्वेज बना लिया जिससे हम लोग का सबको बात करने में आसानी हो गई। जैसे इंग्लिश हो गई आज की डेट में, 100% तो नहीं, लेकिन काफ़ी जगहों पे इंग्लिश बोली जाती है कई देशों में, और हम लोग अपना काम चला लेते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए एसआई यूनिट की ज़रूरत पड़ती है केजी में, तो केजी में हर देश जानता है कि 1 किलोग्राम कितना होता है ना। नहीं तो कहीं पे यहाँ पे पसेरी चलता था पहले, है ना, और भी कई चीज़ें मन चलता था। तो ऐसे बहुत सारी दिक्कतें होती थी, इसलिए हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड बनाया, एसआई यूनिट बनाया। कॉमन यूनिट अपनी जगह जगह चलेगी, है ना। जैसे स्क्वायर फीट में आज की डेट में ज़मीन की बात करते हैं ना, तो कई जगह पे क्या चलता है, डिसमिल चलता है, कई जगह पे बीघा चलता है, बिस्सा चलता है ना, और कहीं पे तो एकड़ भी चलता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग है। गांव के हिसाब से एकड़ आप लेंगे तो कोई बात नहीं। आप शहर में मेन मार्केट में गोलघर में अगर आप सोचें कि हम 1 एकड़ ज़मीन ले लें तो बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा, है ना। तो अलग अलग जगह पे अब शहर में आप ले रहे हैं तो वहाँ पे स्क्वायर फीट के या डिसमिल के हिसाब से चलेगा, और अगर गांव में ले रहे हैं तो बीघा या एकड़ के हिसाब से चलता है या बिस्सा के हिसाब से चलता है, ठीक है ना। तो जहाँ जगह जगह जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उस जगह पर उस तरीके से हम यूज कर लेते हैं। तो इसका सर मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चों कि हम लोग कहीं भी डील कर सकते हैं। एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक कोई बिज़नेस करना हो, मान लीजिए कोई रियल इस्टेट का बिज़नेस करने वाला है, तो वो जा कर के ऐसा नहीं हो कि कन्फ्यूज हो जाए, उससे वहाँ पे वो डिसमिल में बात करे और ये बोले कि एकड़ में हमको 5 एकड़ चाहिए, तो वो पता चले कि बस बता दे चलो 50 करोड़ दो, है ना, शहर में लेने के लिए ज़मीन, तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। इसलिए स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत पड़ती है बच्चों। समझाने के लिए इसको बहुत कुछ है, मैंने बहुत शॉर्ट में बहुत जल्दी जल्दी समझाया है। कन्फ्यूज हो गए हो तो बस इतना याद रखिए कि एक कॉमन यूनिट होती है और एक क्या होती है, एसआई यूनिट होती है। एसआई यूनिट सभी देशों में चलता है, सब लोग जानते हैं, और कॉमन यूनिट अपने अपने जगह पे अपने अपने अनुसार हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। इतना बहुत है। आप लोग फिजिक्स में इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट्स के बारे में, इसलिए मैं बहुत ही शॉर्ट वे में समझा करके आगे बढ़ जा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग को केमिस्ट्री पढ़नी है बच्चों, यहाँ फिजिक्स नहीं पढ़नी है, ठीक है। बस उतना ही फिजिक्स पढ़ना है जितना ज़रूरत हो। फिजिकल केमिस्ट्री में फ़िज़िक्स का यूज है, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आप, है ना, और भी चीज़ें हैं जब पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे, और भी जो चीज़ें हैं, जब भी आप ये सब पढ़ेंगे तो आपको फ़िज़िक्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी। तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री को आप बहुत अलग मत समझिए, ये डिपेंडेंट है एक दूसरे पर, ठीक है बच्चों। लेकिन क्या है कि हम लोगों को केमिस्ट्री में उतनी ज़्यादा फिज़िक्स नहीं पढ़नी है, बस ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो वॉल्यूम आप समझ गए क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, या लेंथ का क्यूब वॉल्यूम होता है। 1 लीटर कितना होता है, 1000 ml, ये जानते हैं। 1 ml कितना होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब,
तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा 1000 ml, है ना, यानी 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के भी बराबर होता है। इसको सेंटीमीटर क्यूब को सीसी भी लिख देते हैं और इसी को 1 डेसीमीटर क्यूब भी बोलते हैं। 1 डेसीमीटर कितना होता होगा बच्चों? 1 मीटर का 10वां पार्ट, इतना बड़ा होगा। तो इतना लंबाई हो, इतना ही चौड़ाई हो और इतना ही ऊंचाई हो, तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग? 1 डेसीमीटर क्यूब बोल देंगे। 1 डेसीमीटर क्यूब में 1 लीटर क्या आता है? वाटर या कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। और अगर 1 मीटर क्यूब की बात करें तो कितना आ जाएगा? उसमें 1000 लीटर होता है। जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर क्यूब होती है। अगर 1 मीटर क्यूब की बात कर रहा है ना बच्चों, तो उसमें 1000 लीटर वाटर आ सकता है या कोई भी लिक्विड। 1 लीटर बोल रहे हैं या 1 डेसीमीटर क्यूब बोल रहे हैं तो बात बराबर है, लेकिन डेसीमीटर को जैसे ही मीटर क्यूब हमने बोल दिया अपना, मैंने डेसीमीटर की जगह मैंने कहा कि मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब वाटर दो, इसका मतलब 1000 लीटर देना पड़ेगा। और कॉमन यूनिट क्या होती है वॉल्यूम की? सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, लीटर, मिली लीटर, ये सारी जो है कॉमन यूनिट होती है। जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है इस हिसाब से हम लोग यूज कर लेते हैं, है ना। चलिए ये चीज़ समझ में आ गई होगी वॉल्यूम। बस इतना याद रखिएगा कि 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर होता है और 1 लीटर का ये कन्वर्जन देख लीजिए, इतने से आपको काम बन जाएगा। 1000 ml, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 cc, 1 डेसीमीटर क्यूब, ये सब क्या है? 1 लीटर का ही एक दूसरा रूप है। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, इसमें कुछ पढ़ाने के लिए है नहीं। मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज, मास की क्या होती है एसआई यूनिट? केजी। वॉल्यूम की क्या होती है? मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब क्या हो जाएगा? आपका डेंसिटी हो जाएगा, ठीक है। और टेम्परेचर की बात कर लें तो एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता है, केल्विन होता है एसआई यूनिट। एंड कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज सेंटीग्रेड। एंड ऑल्सो जो है एक और कॉमन यूनिट होती है जो फ़ारेनहाइट होती है, ठीक है। फ़ारेनहाइट भी क्या है? कॉमन यूनिट है। अब फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन में कैसे बदलते हैं? तो केल्विन और सेंटीग्रेड का तो आप लोग फार्मूला जानते होंगे, केल्विन इज इक्वल टू सेंटीग्रेड प्लस 273.15, जिसको अप्रॉक्सीमेटली 273 ले लिया जाता है ना। तो वो तो कन्वर्ट जानते हैं। अगर आपसे मैं पूछूं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉईल होता है तो बताइए कितना केल्विन उसका टेम्परेचर होगा बॉईल का? तो आप तुरंत बोलेंगे 273 ऐड करके, सर 373 डिग्री नहीं लगाते हैं बच्चों, 373 केल्विन होगा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। अगर बोले 0 डिग्री सेंटीग्रेड है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, तो बताइए केल्विन में ये कितना होगा? तो आप तुरंत बोलेंगे 0 प्लस 273 जो होगा 273 केल्विन होगा वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब केल्विन इज इक्वल टू सी प्लस 273, ये फार्मूला याद होना चाहिए। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू सेंटीग्रेड प्लस 32, या कई लोग इसको इस तरीके से यूज करते हैं F माइनस 32 इंटू 5/9 इज इक्वल टू सेंटीग्रेड। इस तरीके से भी मतलब अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से फार्मूला दिया रहता है, आप लोग इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। ये सब 9th की 10th की बातें हैं, बहुत छोटी छोटी हैं, इसमें आप लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना है। और आज मैं एक लेक्चर इस पर और बेसिक बना दूंगा, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा अपने मेन चैप्टर पे मूव, इस चैप्टर की मेन जान जो है उस पर मूव कर जाएंगे, ठीक है ना बच्चों। तो जितनी जल्दी जल्दी मैंने पढ़ाया है, अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग लिख देंगे सर ये नहीं समझ में आया। मुझे नहीं लगता कि इस पर कुछ भी इससे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत थी, मैं इसको स्किप भी कर देता बच्चों, लेकिन मैं ये सोचा कि नहीं चलो बच्चों, कुछ बच्चे कन्फ्यूज ही हो जाते होंगे, ज़्यादातर बच्चों को तो ये आता होगा, ज़्यादातर बच्चे 9th में ही ये सब पढ़ करके एकदम ट्रेंड होंगे, उनको इस सब चीज़ों की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है ना। अब इसके बाद प्रेशर क्या होता है? प्रेशर वगैरह आप लोग जानते होंगे। प्रेशर जो है हम लोग केमिस्ट्री में एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं, है ना, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है पास्कल होती है, ठीक है। तो वो सभी हम लोग अगले लेक्चर में थोड़ा बहुत कवर कर लेंगे, और बाकी जो है सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह जो होगा देख लिया जाएगा, और भी जो छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे उसको हम यहीं पे कवर करा देंगे, है ना, जो कुछ थियरी वगैरह होंगी थोड़ी बहुत। उसके बाद हम लोग मूव कर जाएंगे कहाँ पे? मोल्स पर, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उस पर मैं बहुत टाइम दूंगा और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ा जाएगा। वो पूरी केमिस्ट्री की समझिए जान है। अगर किसी को मोल नहीं आया ना बच्चों, मोल मतलब ये नहीं कि बेसिकली मोल क्या होता है, सिर्फ इतना नहीं, मोल का यूज, मोल का एप्लीकेशन, मोल कहाँ कहाँ पे किस किस तरीके से हम उसका यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें एकदम डीप में आप लोगों को फील आना चाहिए। तो उस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, एकदम आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोगों को मेरी गारंटी है कि आप लोगों को जब ये लेक्चर मेरा देखेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे चैप्टर, उसके बाद आप इस चैप्टर में रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे, अपने एनसीईआरटी का तो वैसे ही लगा लेंगे, और अगर आप अलग से भी उठाएंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे लग जाएंगे। 100% क्वेश्चन बेटा कोई भी गारंटी नहीं ले सकता कि आपसे लग ही जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है ना। अभी आप बोल पे ही जाएंगे तो आप IIT मेंस की बात करिए, एडवांस की बात करिए, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट तो वही रहेंगे, लेकिन आपका थोड़ा सा जो मतलब उसके टॉपिक वही रहेंगे, कॉन्सेप्ट जो होंगे वो बहुत डीप हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा सा मैं ऐसा पढ़ाऊँगा भी कि आपके जो बच्चे IIT और नीट की तैयारी करना चाह रहे होंगे वो भी उसमें कवर हो जाए, ठीक है। तो मेंस तक का तो कवर करा ही दूँगा मैं, ठीक है। तो
तो पढ़ाई करते रहिए बिना टेंशन लिए। अब आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री पे मूव कर चुके हैं, पहला लेक्चर आप लोग का कंप्लीट हो गया है। बहुत ध्यान से पढ़िए, ठीक है। काफ़ी हम लोग के पास टाइम है, यहाँ पे स्कूल आप लोग को जाना नहीं है, काफ़ी समय आप स्पेंड कर सकते हैं और यहाँ पे हम लोग काफ़ी अच्छे से लेंदी लेक्चर भी बना सकते हैं। तो अब मेरा लेक्चर जो आएगा वो थोड़ा लेंदी होगा ही, ठीक है। हाँ, चलिए पढ़ाई करते रहिए और धन्यवाद।